Into the last class, we have learned about the if and else along with logical operators. आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आपके पास 3 चीज़ें होंगी, आवर, मिनट एंड सेकेंड्स। क्या क्या होगा? आवर, मिनट एंड सेकेंड। आपके पास 5 घंटे हैं, 45 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स। अब आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि बताना है कि 1 सेकेंड जब हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, सेकेंड में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो नया टाइम क्या बना होगा। तो यू हैव टू फाइंड न्यू टाइम आफ्टर 1 सेकेंड। ऑलराइट, ये आपका टास्क है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए आज हम नेक्स्ट प्रोग्राम बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट लॉजिक कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक वैल्यू होती है, उसके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। वैल्यू सिंगल है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तब हम नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है और पता करना है कि वो क्या है। जैसे कि वैल्यू इज इक्वल टू 5, नाउ मैसेज इज इक्वल टू दिस एज। अब ये वैल्यू हमारी या तो 1 होगी, या तो 0, या तो 5, या तो 6, कुछ भी हो सकती है। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो हमने चेक किया, अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू 0, देन हमारे मैसेज में ऐड हो जाएगा 0। अगर 0 नहीं हुआ देन, अगर 0 नहीं हुआ देन यहाँ पे हमने एस लगाया और फिर से इफ लगा करके टेस्ट किया, इज इट 1। अगर ये 1 है देन देयर इज 1। अगर 1 भी नहीं है, इट मे बी इट इज 2। इफ इट इज 2 then 2. So likewise we can add multiple tests. If any test is getting true, then we will add some message according to the value. I hope you understand. Alright, so likewise we have multiple tests, 8 and 9. Alright, 9, 8. It may be the value is beyond the range. If the value is beyond the range, we will print the message, this is out of range. Because we have tell you कि हमें सिर्फ 0 से 9 तक की वैल्यू चेक करनी है। Above 10, 9 then it's out of range. So let's check it what we will have. So that is 5. Okay. So if the value is out of range like 15, so it will show you the message value is out of range. So we can check any kind of value. So when we have a single value and we have multiple tests, so it may be this, it may be this, it may be this, we will use nested if and else. अब दोस्तों उसमें क्या है ना कि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है जो कि हमें डिसाइड करना है काम होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने हर एक इफ एल्स के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। अगर किसी भी स्टेटमेंट सेट के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं तो वी नीड टू यूज़ द कर्ली ब्रैकेट्स। एक एक स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए जाते, हमको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है। इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 स्टेटमेंट वी नीड टू यूज़ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अगर आप लगा चलेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम कितना हैवी हो जाएगा। जब भी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं कि मतलब एक वैल्यू है उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, तो उस जगह पे हम लोग इफ एंड एल्स की जगह पे हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे। क्योंकि जब मेरा प्रोग्राम बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, हैविंग लाइक 10 केसेस, 10-20 केसेस, ठीक है, अगर हम लोग इफ एल्स के थ्रू ही बनाएंगे तो बहुत हैवी होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपसे कि कैसे इसको यूज़ करना है। ऑलराइट, कैसे इसको रिजॉल्व करना है। वन मोर प्रोग्राम वी हैव, सपोज वी हैव अ मंथ। हमारे पास एक मंथ है, मंथ हमारा 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा मंथ हमारा 1 आता है, हम प्रिंट करेंगे जनवरी।
दैट इज जनवरी। अगर वैल्यू 2 आती है दैट इज फेब्रुवरी। अगर 3 आता है दैट इज मार्च। 4 आया दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and December. So we have multiple tests, you know. I hope you understand. तो ये एक वैल्यू होती है जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो द मंथ इज सिंपली वी कैन फाइंड दैट इज month is January. Okay, so whatever the month we have, it will show you it is December. All right, so this is a very easy way to check the values. All right, तो जब कभी भी एक वैल्यू के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स इस तरह से लगा लेते हैं। अब हमारे पास एक सेकंड मेथड है जिसमें कि हम बताएंगे आपको कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को वेरी सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमारे पास दोस्तों स्विच एंड केस होता है जिससे कि हमारे इस तरह के प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाते हैं। जब भी हमें कोई वैल्यू एग्जामिन करनी होती है हम उस वैल्यू को स्विच के अंदर क्लोज कर देते हैं, स्विच में हमने उसको बंद कर दिया। ऑलराइट, अब जितने भी टेस्ट हैं हमारे पास, जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्ट की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसको केस के थ्रू, इस तरह से। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। राइट, इस सिंबल को ऐसे रिप्लेस कर दो, ऐसे। अब हमें टेस्ट नहीं करने बहुत सारे। स्विच केस बहुत अच्छा टूल होता है, इसमें बस एग्जामिन हमने एक बार करना होता है ऊपर टॉप पे कि हमें वैल्यू हमने दे दी, वो अपना एग्जामिन कर लेगा और ऑटोमेटिकली हमें उसी केस में फॉरवर्ड कर देगा जो उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह काम को करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है स्विच केस। जब एक वैल्यू के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो उसको चेक करो क्या है वो और अपने आप वो काम कर देगा। तो अगर वैल्यू हमारे पास होगी 5 तो अपने आप ये 5th केस में जाएगा और अपना काम करेगा। तो स्विच केस में बस एक प्रॉब्लम है, जिस केस में जाता है वो केस वाला वर्क तो करेगा ही करेगा। जैसे हमने 10 दिया तो अक्टूबर में जाएगा, अक्टूबर के बाद जो नवंबर दिसंबर आउट ऑफ रेंज है ना ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस केस में जाता है वो केस वर्क करता है, उसके बाद सारे केस एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट मिलता है, एक ब्रेक स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम इस चीज़ को ब्रेक कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई जो काम हो गया वो तुम्हारा काम हो गया, अब इसका आगे बाद जाओ, नेक्स्ट काम मत दो, जिसके लिए आए थे बस वो काम करो और फिर गो टू आउटसाइड। तो हमें हर एक स्टेटमेंट क्लास में ब्रेक लगाना होता है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दैट इज़ ए यूज़ ऑफ स्विच एंड केस। स्विच केस बारे में आपको हम और बता दें डिटेल्स में। स्विच केस में आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू जो कि इंटीग्रल वैल्यू होगी या कोई स्ट्रिंग वैल्यू, बस 2 ही टाइप की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर पुट नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पे फिर क्या केस लगाएंगे, बहुत सारे केस हो जाएंगे, बहुत सारी वैरायटी हो जाएंगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए और स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए जो फिक्स वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यूज़ होती है, उनके लिए आप केस यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं लगा सकते। अगर कोई वैल्यू टेक्सचुअल होती है तो आप उसको सिंगल कॉमर्स के अंदर वैल्यू को कोट करके लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा ये स्ट्रिंग वैल्यू है। सिंगल कोट या डबल कोट आप लगा सकते हो फॉर द स्ट्रिंग वैल्यूज। दूसरी बात एक और हम बता दें आपको, आप कोई भी केस ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उनको सीक्वेंस में लिखो। कोई भी केस अपन अननाउन हो सकता है, कोई केस पहले आपने कंसीडर किया, कोई केस बाद में कंसीडर किया। इवन डिफॉल्ट केस कैन ऑल्सो बी एट द टॉप, क्योंकि भाई अगर कोई वैल्यू अगर मैच नहीं करे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट केस ऊपर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में इसका ब्रेक जरूर लगा दीजिएगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट केस रन करने के बाद भी पहला केस रन कर जाएगा। ओके, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी स्विच केस के बारे में। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमारे पास क्या होता है ना, एक केस के अंदर जब एक स्टेटमेंट हो चाहे 1000 स्टेटमेंट हो, अब हर एक केस का इंडिविजुअल कर्ली ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। जब इफ एल्स यूज़ करते हैं तो हर एक केस स्टेटमेंट के लिए अगर एक स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो कर्ली ब्रैकेट रिक्वायर्ड हो जाता है। स्विच केस में ऐसा बहुत आसान रहता है कि ज़्यादा आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे।
तो आप सारे प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के लिए शेयर कीजिए, और प्लस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी आर रेगुलरली सेंडिंग some new things about PHP. Thank you. Have a nice day.